चलिए, हाँ आपके सामने उपनिषद। उपनिषद मतलब समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपनिषद जो होता है पुस्तक किस पर लिखी है, तो ये दर्शन पर आधारित है। क्या है, उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। टोटल 108 होता है। और यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सबसे छोटा उपनिषद का हो जाएगा मुंडोक हो जाएगा। मुंडको अलग है, मुंडोक अलग है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बृहदारण्य जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, यूनानी लेखक जस्टिन ने आपको देखो, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस किसके द्वारा कहा गया, किसको कहा गया सेंड्रोकोटस, शेंड्रोकोटस किसको कहा गया है, ये आपको बताना है, यहां पर दिया है। शेंड्रोकोटस किसे कहा गया है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंड्रोकोटस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मौर्य वंश में देखिएगा कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराया था, जो नंद वंश के लास्ट शासक था, और फिर उन्होंने आपको देखिएगा कि शासन किए थे। इनके प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य, यानी कि आपको विष्णुगुप्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में मिलेगा। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके सिख थे, ये आपको बताना है। और आपको चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह अजमेर में मिलेगा। ये जो शिष्य थे ये थे आपको बाबा फरीद के, बाबा फरीद के शिष्य थे, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से डेली प्रैक्टिस हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए, इतना इनफ है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1792-93 में जो हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ जो होता है 1799 में होता है। फिर आपको देखिएगा कि टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, ठीक। यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिएगा ये कर्नवालिस था। कौन था, कर्नवालिस था, इसे याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था, कर्नवालिस था। एक तरफ टीपू सुल्तान थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरुआत किया था। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि धर्म पताका, शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना, ये किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है, ये बताइए। और ये जो होगा मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और आर्य समाज ही ये देखिए इससे रिलेटेड है। ये क्या हो जाएगा, 1875 में इसका स्थापना हुआ था, 1875 में, ठीक, दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो है ये आपको शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो, इनका ही नारा है। आप लोग ये सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में, बताइए क्या है इसमें, कोई गलती, क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं इसका। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगा रहा है। अजीब हाल है। अरे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को भी आप लोग देखा करो, किसका शिष्य पूछ रहा है, किसका गुरु पूछ रहा है। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, फिर बोलोगे सर जी ये हो गया वो हो गया। लगाओ क्वेश्चन इसका, ये लगाओ। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन, ये तो हो गया, आर्य समाज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय जो है ये आपको चौकीदारी के विरुद्ध हिस्सा था, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। अरे भैया आप क्या पढ़े हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े रहते तो आप भी जो पढ़े हैं सही पढ़े हैं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना चाहिए था। किसका शिष्य बता रहा है, किसका गुरु बता रहा है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो हिस्सा था, किसका आंदोलन का हिस्सा था। जो चौकीदार होते थे ना, पहले नहीं गांव में आते थे चौकीदार, जगते रहो सोते रहो ये सब चिल्लाते रहते थे, वो चौकीदार जो कहलाते थे। अभी भी चौकीदार होते हैं गांव में, आप देखोगे तब तक थाना द्वारा आते हैं।
ये जो होते हैं ना चौकीदारी टैक्स जो आपको कहा गया था, वो आपको क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय बोला गया था कि चौकीदारों को टैक्स मत दो, क्योंकि चौकीदारी टैक्स क्या होते थे, एक तरफ से अंग्रेजों का खुफिया कान होते थे। ठीक, अंग्रेजों का जो भी सूचना होता था गांव के लिए आके अंग्रेजों को दे देते थे, या जिस व्यक्ति आपको मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी आपके गांव में आया उस बारे में ये सूचना ले जाकर देते थे, इसलिए आपको चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया गया, यानी कहा गया कि चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था आपको 1930 में देखोगे, और नमक आंदोलन के साथ शुरुआत हुआ था। ये देखोगे 1920 में हुआ था आपको असहयोग आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन देखोगे ये कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन देखोगे 1919 में हुआ था। फिर गांधी जी ने इसे भी खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के आत्मकथा बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, किसका आपको पुस्तक है, आत्मकथा बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम आपको जो आत्मकथा है इसके बताना है। आप बिहार पुलिस का पेपर नहीं ले ही बताइए आस, आप बिहार पुलिस का पेपर निकाले ही बात तो बताइए। राजकुमार ऑफिशियल, पहले नंबर तुम्हारा जो लाल चेहरा है ना पीयर कर देंगे तुरंत। ठीक, कायदे से सवाल पूछा करो, पहला नंबर तो लिखने नहीं आ रहा है तुमको, ऊपर से लाल चेहरा भिड़ा रहे हो। यहाँ पर झाड़ो मत है, जो भी पूछना है कायदे से पूछो, ठंडा दिमाग से पूछो, नहीं तो तुम्हारे से ज्यादा यहाँ पर गर्म होने वाले आदमी है। जो भी पूछना है ठंडे से पूछो, जो पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो, दांत चिपोरोगे, बस दांत चिपोर दोगे, लाल लाल चेहरा देगा। लाल मैंने चेहरा मैंने सुनते हो, लाल चेहरा अपने बाबू के लाल चेहरा दिखाते हो। बाबू यहाँ जाकर बोलते हो बाबू जी यहाँ माई जी, तो लाल चेहरा दिखाते हो जाकर के, बोलो नहीं तो मारेंगे 4 थप्पड़ हिचकर। लाल चेहरा दिखाते हो, बस शर्म आना चाहिए। लाल चेहरा मतलब बस इमोजी मिल गया तुम लोग, इमोजी का मतलब समझ में नहीं आता, इमोजी का मतलब क्या होता है, चिरकुट आदमी नहीं ना। सवाल पूछना कायदे से पूछो। इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक की आत्मकथा कौन है, इंडिया विंस पुस्तक है, ये आपको क्या हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, आई एम एन एथिस्ट। आई एम एन एथिस्ट जो बुक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। आई एम एन एथिस्ट जो बुक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमारे भगत सिंह। 23 मार्च 1931 में ही भगत सिंह को फांसी हुआ था, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी हो जाएगा, भगत सिंह। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। आराम से क्वेश्चन लगाओ, ये बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा कि जैविक संसाधन नहीं होगा। जैविक संसाधन मतलब कुछ जीव जंतु से संसाधन होते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं। तो जैविक संसाधन में कौन हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, मछली भी हो जाएंगे, तुम भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, सब भी हो जाएगा जिसमें जीव आपको रहता तो पहले न पहले। और ये शुद्ध जो जल हो जाएगा ये नहीं होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध जल नहीं होगा, ये जैविक संसाधन नहीं है, शुद्ध जल, ये याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र पाता है। सागवान जो होता है ना, सागवान आप देखोगे जो बंदूक का हुत्था जो बनता है सागवान से बनता है, क्योंकि सागवान जो होता है बहुत मजबूत होता है। तो सागौन का पेड़ आपको देखोगे किस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, और ओबीसी देखोगे कि सबसे अधिक जो मिलता है आपको वन क्षेत्र मिलता है, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में मिलता है। और ये देखोगे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या पाया जाता है, सदाबहारी पर्णपाती वन पाया जाता है भारत में। किस प्रकार के राज्य में सागौन का वन अधिक है, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सागवान जो होगा वो काफी मजबूत होता है, सागवान का पेड़ आप देखोगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931। देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस दे देगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक ना। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी, सबसे पहले हुई थी। रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनपुरी और गंगा शरण सिन्हा, और वो जो हो जाएंगे आपको देखोगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें जो आपको आया था जयप्रकाश नारायण जी का हाथ था, और आपको नरेंद्र आपको देव का दास था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। डी उपयुक्त में से क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, आपको सभी आपको हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, बिहार में कहाँ रज्जु पथ है। रज्जु मतलब रस्सी वाला पथ है। रज्जु पथ कहां पर है, रज्जु पथ ये बताना है बिहार में कहां पर है, आपको बताइए। मतलब लोग उस पर चल कर जाते हैं इस पार से उस पार, बताइए। सर मैंने फॉर्म भरा, समय आधार नंबर नहीं डाला हूं, बिहार सबमिट हो गया है, दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। लगाओ क्वेश्चन लगाओ, और एक बात समझ लो, पहला नंबर बोल दे रहे हैं, अब किसी को वार्निंग नहीं देंगे कि कोई भी लड़का हमसे बात करेगा, कोई भी लड़की हमसे बात करेगी, अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़के पर कमेंट करते हुए पाएगा, तुमको नहीं बताएंगे, ब्लॉक मरवा देंगे सीधे।
अब पहले नंबर वार्निंग दे दे, फिर बाद में मत बोलना सर जी हमको वार्निंग नहीं दिए थे। अब ये लास्ट वार्निंग एकदम अंतिम समझो वार्निंग, कोई को नहीं बताएंगे और मे भी आज से ब्लॉक बहुत लोग हो जाएंगे, तो कायदे से कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, हम बात करेंगे क्योंकि हमसे आप मुखातिब हो, हमसे बात कर रहे हो, तो हमसे बोलो जो भी प्रॉब्लम है, बाकी कोई किसी पर नहीं करेगा, कोई भी एनीबॉडी, फिर बाद में कोई आपको पैर भी काम नहीं करेगा। एक बार ब्लॉक होने का मतलब यहां से ब्लॉक से नहीं निकाला जाता है। यहां पर देखो बिहार में रज्जु पथ कहां है, रोपवे जो है बिहार में, रोपवे जो है ये कहां पर है, ये देखो राजगीर में पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, राजगीर गए भी हो गए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देखो 13 देख लो, पेरिस संधि जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ था, ये आपको बताना है कब हुआ था। पेरिस जो संधि हुआ था, ये ब्रिटेन ने अमेरिका के स्वतंत्रता को कब स्वीकार कर लिया, यानी कि पेरिस संधि के अंतर्गत देखोगे ब्रिटेन ने अमेरिका के स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। और बेसिक सी बात है कि ब्रिटेन वाले ही जाकर अमेरिका में शुरू में रहते थे और वही आपको ब्रिटेन के खिलाफ जो है ये आंदोलन शुरुआत कर देते हैं। ठीक, तो सीतामढ़ी की हिमा, इतना आसान क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं आता, तो सीतामढ़ी की हिमा नहीं आता है तो आप दूसरे जगह जाकर देख सकती हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता। तो सामने रहती तो मैं आपका औकात दिखा देता कि आपका क्या औकात है। ठीक ना, सीतामढ़ी हिमा, सीतामढ़ी हिमा मेरी दीदी, ठीक है, आप जा सकती हो। ठीक, अगर आपको लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं आता तो आप जा सकती हो। मुझे तो पता भी नहीं होगा कि आपको बिहार पुलिस का सिलेबस भी पता होगा बढ़िया से, या सिलेबस जो बदलाव हुआ है वो भी पता होगा, तो आप जा सकती है दीदी। आपके जैसा धन्य, आपके जैसा विद्वान व्यक्ति का यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक, ये सब बबुआ वालन के है, ये सब जो पढ़ाई करता है, जो सेट लगाना चाहता है, जिसका विश्वास है उसके लिए है। आप चले जाइए दीदी। ठीक, आप विद्वान आदमी है, आप बिहार पुलिस के लिए बनबे ना की हैं, आप आईएएस बनने के लिए बनी है। आपके लिए तो बहुत हलवा क्वेश्चन है ये सब, आप बिहार पुलिस के लिए नहीं बनी है, आप आईएएस बनिएगा डायरेक्ट। बिहार पुलिस का आपका काम है ना है, यहाँ से निकलिए चुपचाप, पतली गली से निकल जाइए, नहीं तो बोलिए पैसा भी दे देते हैं। ये जब कब हुआ था बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगा रहे हो तुम लोग बताओ। ये कब हुआ था, देखो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो हुआ था 1789 में हुआ था। ये पूछ रहा है कि पेरिस संधि जो हुआ था ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, ये कब हुआ था। पेरिस जो संधि आपको हुआ था ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया था, ये लगभग आपको देखोगे 1783 के समय होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लेना, इसके बारे में कमेंट करना, ठीक ना। ये बताओ 1783 के समीप ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, मैं ही राज्य हूं यह कथन किसने कहा था। मैं ही राज्य हूं जो ये कथन कहा गया था, ये आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया था। ये आपको देखोगे क्रूर शासक भी था, और आपको ठीक ये बताना है कि मैं ही राज्य हूं ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। ये जो भी कहा गया था बताइए इसमें से कौन होगा, तो लुई 14वां हो जाएगा। लुई 14वां ने कहा था, ये भी याद रखिएगा, लुई 14वां ने ये कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुई 14वां हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लुई 14वां था जो कि अपने को ही बोलता था मैं ही राज्य हूं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरता है। ये बताना है, आराम वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन होते रहेगा। ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि विषुवत रेखा आपको नहीं गुजरता है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं ये आपको बताना चाहिए, बताइए। अजीत कुमार यादव जी, एक बार बोल दिया कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपके कान में क्या हुआ है, हमको ना समझ में आया। एक बार बोल दिया गया ना कि नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आधार कार्ड कंपलसरी रहता तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाता, फॉर्म भर ही नहीं पाते, मतलब आधार कार्ड आप कभी भी दिखा सकते हो। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है, ये बताओ। गलती भरोगे तो प्रॉब्लम होगा, आधार कार्ड अगर गलती डाल दिए होगे तो प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं डाले हो तो बढ़िया है। ठीक, आगे देखो, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती। भैया मेक्सिको से कहां से गुजरेगी, मेक्सिको से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। कहां से, मेक्सिको से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अमेरिका के नीचे ही जस्ट मेक्सिको स्थित है। 90 ईस्ट रीज कहां स्थित है, यानी 90 ईस्ट रीज जो है, 90 ईस्ट कटक जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। 90 ईस्ट रीज जो है ये कहां पर स्थित है, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन। 90 ईस्ट रीज जो है कटक कहां पर स्थित है, यह है आपका हिंद महासागर में। कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में। अपना जो हिंद महासागर है हिंदुस्तान के नाम पर मात्र को पड़ा हुआ महासागर है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन यहां पर 17 देखो, पनामा नहर किसको जोड़ती है, यह बताना है पनामा नहर किसको जोड़ती है। ठीक, पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है, लगाइए क्वेश्चन, पनामा नहर किसको जोड़ती है। ठीक, पनामा जो नहर है ये किसको जोड़ती है, हाँ पनामा नहर जो जोड़ती है ये किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लोग लगभग सही लगा रहे हैं। ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर, यानी क्या होता है प्रशांत, देखो ये कौन कौन, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। क्या होता है, प्रशांत महासागर जो होता है
अंध महासागर से जोड़ता है, यानी कि अंध महासागर किसे कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, ठीक ना। सो वहीं आप देखोगे कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, इसी के आपको बीच में जो पाया जाता है ये आपको पनामा पाया जाता है, ठीक। इधर आपको प्रशांत हो जाएगा, इधर अटलांटिक आपको महासागर हो जाएगा, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी कि भारत में सबसे दक्षिण में जो स्थित है पर्वत श्रेणी, उसका नाम बताना है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर स्थित है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है बताओ। भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है, लगाना है आप लोगों का। अरे गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है सुमन कुमारी। देखो क्या होता है ना, बात यहाँ पर समझने की कोशिश करो। क्या होता है कि लोग बीपीएससी की तैयारी करते रहे, बिहार दरोगा की तैयारी करते रहते हैं, ठीक। जैसे ही बिहार पुलिस आता है ना, सोचते हैं कि चलो अब हमसे तो दरोगा होगा नहीं, बीपीएससी तो होगा नहीं, चलो हम बिहार पुलिस की ही तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो दरोगा बीपीएससी में तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिए, अब वो आ जाएंगे बिहार पुलिस में। अरे मुझे एक अपने दिमाग से खुद सोच कर बताओ कि अगर तुम बीए पढ़ चुके हो और तुम सीधे 10th क्लास में फिर आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो तुमको कोई भी चीज आसान लगेगा ना। अगर थोड़ा भी आप पढ़े होगे तो, थोड़ा भी पढ़े होगे तो आसान लगेगा। बस बात यहां यही होता है, 5 साल से टिक मार रहे हैं, 5 साल से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक, 5 साल से क्वेश्चन लगा रहे हैं, और फिर आएंगे वो क्या करने के लिए, बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए। तो ओबीसी सी बात है, उनको क्वेश्चन आसान लगेगा, उनको क्वेश्चन। अरे तुमको जो चीज में थे उस चीज में कहा है ना तुम झंडा गाड़ दिए। अगर तुम दरोगा तैयारी करते तो दरोगा में झंडा गाड़ देते, बीपीएससी तैयारी करते तो बीपीएससी में झंडा गाड़ देते, यूपीएससी कर रहे हो चाहे एसएससी कर रहे हो एसएससी में। बेचारा बिहार पुलिस के उनका कभी नहीं होगा। एक बात समझ लेना, जिनको क्वेश्चन ये इजी लग गया, जो ये बात बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो कि वो दरोगा कैंडिडेट है या तो बीपीएससी का, और वो बिहार पुलिस का जिंदगी में उसका दौड़ निकलने वाला है नहीं, ठीक, कभी नहीं निकलेगा। काहे कि वो सब भी रिजल्ट दे देंगे और बोल देंगे कि हमारा रिजल्ट हो गया 10 लाख 15 लाख जो भी 7 लाख तिलक ले लेते हैं, और फिर देखोगे वही जूते जूते बाजार में मराते भी हैं, घूम घूम कर तिलक ले लेते हैं कि हमारा बिहार पुलिस में हो गया। फिजिकल अभी बाकी, मेन तो फिजिकल है भैया, फिजिकल है। फिजिकल कौन का होता है, जो 25 साल आपको 26 साल 27 साल के एज के लड़के होते हैं। ये सब बुढ़वन आता है और ये लगाने शुरू कर देता है क्वेश्चन। अरे बड़ी इजी क्वेश्चन सरकार आ रहे हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे आओ कभी दरोगा के बैच में तुमको बता देते हैं कि क्या होता है इजी क्वेश्चन, क्या होता है हार्ड क्वेश्चन, ठीक ना। यहां पर देखो भारत के दक्षिणतम पर्वत जो होता है ये कौन सा है, कार्डमम हो जाएगा। कार्डमम जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी हो जाएगा, कार्डमम। आगे देखो यहां क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि भारत के विशालतम हिमनद कौन सा हो जाएगा। ये लगाइए क्वेश्चन बस आपको सबसे, ठीक ना। सिग्नेचर ब्लू पेन से किए हैं, कोई दिक्कत होगा है, ब्लू पेन से सिग्नेचर नहीं कर सकते। निम्न में से कौन से विशालतम हिमनद है, ये हो जाएगा सियाचिन हिमनद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा सियाचिन हिमनद जो हो जाएगा, ये भारत में भी देखो विशालतम हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार, ये देखो थारू जनजाति जो लोग हैं ये आपको क्या शोक के रूप में बनाते हैं। इसमें से कौन सा हिंदू जो त्योहार है उसको, जो थारू जनजाति लोग होते हैं, थारू लोग जो होते हैं वो आपको किससे मनाते हैं, वो आपको शोक पर्वत के रूप में मनाते हैं। तो आप देखोगे ये आपको दीपावली का नाम सुनो ना, दिवाली, दिवाली को ये लोग क्या मनाते हैं, ये लोग आपको दिवाली पर्वत नहीं मनाते, दिवाली पर्वत को इन्होंने शोक पर्वत के रूप में मनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, थारू जनजाति के लोग जो होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, किसका रासायनिक सूत्र है, ये बताओ। CH3OH जो होता है ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना। CH3OH, OH जो लग जाता है आप देखोगे OH समूह क्या होता है, एल्कोहल समूह होता है। क्या होता है, एल्कोहल समूह लगता है। और जो आपको CH3OH होता है, CH3OH मतलब कि एक मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। ये याद रखिएगा आपको, मेथिल अल्कोहल जो हो जाता है आपको शराब जो बोला जाता है, जहरीला शराब बोला जाता है, जिसके कारण अंधापन हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, उसे ही बोला जाता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल कभी नहीं पिया जाता है, ये आपको जहरीला शराब इसे ही कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। क्या होता है इसका, एल्कोहल जो होता है पानी से जल्दी वाष्पशील हो जाता है। देखो जो भी चीज वाष्प में बदलता है या बॉइलिंग होता है, सभी उसका आपको बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है कि वो असल में अपने में बॉन्ड कौन सा बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। और देखो हाइड्रोजन बॉन्ड माना जाता है अपने आप में ताकतवर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको ज्यादा उष्मा की तापमान की जरूरत होती है। तो ये देखो एल्कोहल जो होता है ये पानी से, देखो एल्कोहल वैसे भी धूपा में छोड़ दोगे तो वो उड़ जाता है, एल्कोहल धूपा में भी छोड़ दो तो उड़ जाता है। तो उसका क्या होता है, क्वथनांक जो होता है ये कम होता है, यानी एल्कोहल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए देखोगे ये कम ताप पर भी उड़ने शुरू हो जाता है, और अगर तुम धूपा में छोड़ दो तो ये तो तुरंत उड़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। और वैसे भी देखोगे लोग बोलते हैं कि पानी में हम आग लगा देंगे, पानी में आग इसलिए आप लगा दोगे कि जो होता है ना ये तैरने लगता है। क्या होता है, जो अल्कोहल आप डालो, मतलब ये अल्कोहल नहीं, ये आपको अल्कोहल दे रहा है, ठीक। यहाँ पर पेट्रोल भी दे सकता है, यहाँ अल्कोहल की जगह पे पेट्रोल भी रख देगा, तब पर भी तुम्हारा सेम ही क्वेश्चन
क्वेश्चन होगा, और एल्कोहल भी रखेगा तब पर भी तुम्हारा सेम ही क्वेश्चन होगा, ठीक ना, ये ध्यान में रखना। मतलब इसका सेम सेम ये आंसर हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। और तैरने के भी मामले में भी सेम, ठीक, पेट्रोल अगर आता तो तैरने लगता है पानी पर, इसलिए आग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, यानी कि कौन सा इसमें एसिड है जो कि अंगूर में पाया जाता है। अभी गर्मी के दिन है तो अंगूर काफी लोग खाते होंगे, तो ये बताओ इसमें से कौन सा है जो कि आपको पाया जाता है, किसमें, अंगूर में पाया जाता है, ठीक। तो अंगूर में कौन सा पाया जाता है, सेब में तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, इस सब में पाया जाता है। टाटेरिक अम्ल क्या पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, टाटेरिक अम्ल जो पाया जाता है अंगूर में पाया जाता है। और जो भी अम्लीय चीज होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो तैयार किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वो किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आप देखोगे पानी शोधन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जीवाणु जो होते हैं उसको छिड़काव किया जाता है, मारा जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, ये देखोगे तो बुझे चूने पर अगर आप क्लोरीन गुजारते हैं तो ये तैयार हो जाएगा, यानी कि बुझे चूने पर अगर क्लोरीन गुजारते हो तो ये आपको ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बृहद पैमाने पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लगाओ, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है, यह बताना है लोहे का अयस्क कौन सा नहीं होगा। ये लगाओ इसमें से लोहे का अयस्क कौन सा नहीं होगा, ये ध्यान से लगाना है क्वेश्चन आपको। क्यूप्राइट होगा, हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, सीडेराइट होगा, आयरन पायराइट होगा। ये जो होता है जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, ये सभी अयस्क होते हैं लोहे के। लेकिन आपको क्यूप्राइट जो होता है ये कॉपर का होता है, क्यू से कॉपर आप लगा सकते हो, सीयू से कॉपर होता है। तो ये देख सकते हो कि निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क कौन सा नहीं होगा, क्यूप्राइट नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको संक्रमणक धातु है। संक्रमणक धातु कौन सा इसमें हो जाएगा, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, आपको एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए, देखते हैं आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग। लगाइए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमणक धातु है, ये लगाइए। बहुत अच्छा, बी लगा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा। अरे कल टेलीग्राम पर जो भेजे हैं अपने दिमाग से लगाना है कि वो बचेगा कैसे, ठीक ना। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 26 के आंसर क्या लगाओगे तुम लोग, बहुत अच्छा। 26 के आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, बी आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखो, वर्तमान में एनसीसी जो है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो वर्तमान में एनसीसी के जो है महानिदेशक कौन है, ये आपको बताना है। एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर, जो नहीं खाकी टाइप के वर्दी पहनकर आपको आते हैं, सुगा का पंख लगाया रहता है लाल कलर का। सो एनसीसी का इस्तेमाल किया जाता है बृहद पैमाने पर, जहां पर कोई भी सरकार आप देखिएगा इस्तेमाल करता है, मतलब कि राज्य सरकार में, और ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एनसीसी का आपको भर्ती होता है। तो वर्तमान में आर्मी में छूट भी मिलता है एनसीसी का। तो वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है ये आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएंगे गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह जो है वर्तमान में एनसीसी के आपको क्या है, महानिदेशक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, इसे भी लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। 22वें जो विधि आयोग है, समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता है, सुझाव भी ये देते हैं। तो 22वें विधि आयोग के आपको अध्यक्ष बताना है कौन होंगे। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बताइए कौन हो जाएंगे। ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे, अशोक कुमार माथुर होंगे, कि BBR सुब्रमण्यम होंगे, कि संजय कुमार मिश्रा होंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 लगाना है। 22वें पूछ रहा है तो 22वें को आपको लगाना है। 22वें में क्या हो जाएंगे, ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ऋतुराज अवस्थी। और एक शीतलवाड़ जो थे ये आपको पहले विधि आयोग के आपको अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री आपको कौन है। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री कौन है ये आपको बताना है। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, लगाइए क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो, बताइए इसके आंसर। टेलीग्राम पर जो क्यूज देते हैं उसका राइट आंसर कैसे पता करें, अगर गलती हो जाता है उसमें टिक लगा रहता है। देखोगे आंसर जो होता है, आप क्यूज जैसे क्यूज के मान लो ABCD दिया हो, उस पर अगर सी मारोगे तो तुम्हारा आंसर अगर गलत रहेगा तो वो लाल हो जाएगा, और जो आपको सही वाला होता है वो ग्रीन कलर का शो करता है। जब भी आप टेलीग्राम पर जब स्टडी मोड पर लगाते हो, क्वेश्चन अगर आता है तो उस पर आप ध्यान से देखना, टिक मारा रहता है, आंसर पर टिक मारा रहता है, ठीक, यानी आंसर जो सही वाला होगा वो शो करता है। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे ना। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगा रहे हो तुम लोग।
अर्जुन मुंडा ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 30। हाल ही में नाटो जो है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये दरोगा में भी क्वेश्चन बनेगा, बीपीएससी में भी क्वेश्चन बनेगा, अभी तुम लोग लिख कर रख लो, ये क्वेश्चन एकदम श्योर है बनेगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और नाटो का 31वां जो देश सदस्य बना है, ये देखोगे, अरे भैया नाटो ही तो सब कांड कराया है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध कराया, ठीक ना। सो नाटो का सदस्य बनने के चक्कर में ही तो यही हुआ है ना, क्योंकि नाटो पर अगर हमला होता है तो आप समझेगा कि नाटो के सभी देशों पर हमला होता है, देन उस समय नाटो आपको जो होता है एक आपको पैक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और सब देश मिलकर उस देश पर हमला करते हैं, ठीक ना। तो हाल ही में नाटो जो है उसका 31वां सदस्य कौन बना है, 31वां सदस्य एकदम श्योर है कि बीपीएससी में भी इस बार आएगा या और आपको दरोगा के भी एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो ये कौन हो जाएगा बताना है, इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा बताओ, क्वेश्चन 32 का आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, फिनलैंड, एकदम लिख कर रख लो, ये क्वेश्चन आएगा। या तो पूछ सकता है कि अभी नाटो में कितने सदस्य देश हो चुके हैं, तो 31 हो चुके हैं। आगे देखो टर्की भी है नाटो का ही सदस्य। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार जो हुआ है, यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला हुआ है दादा साहेब फाल्के वाला पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दादा साहेब फाल्के जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, ये मिला है द कश्मीर फाइल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, द कश्मीर फाइल को मिला है, ठीक ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, तमिल पुस्तक सुरवंशम के लिए 32वां साहित्य सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तमिल पुस्तक जो सुरवंशम है, ये जो है इसके लिए 32वां साहित्य पुरस्कार दिया गया, यानी 32वां साहित्य सरस्वती पुरस्कार जो दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये किसको दिया गया है, ये आपको बताना है, लगाना है क्वेश्चन। तो 32वें जो आपको साहित्य सरस्वती पुरस्कार जो दिया गया है आपको सुरवंशम पुस्तक के लिए, ये दिया गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स जो है, आप क्रिकेट उर्केट देखते होंगे तो इसी पर दिखाता है, स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाता है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसमें से किसको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको बताना है, यानी इसका प्रचार करेंगे, ये हो जाएगा ऋषि पंत। कोई भी जो जिस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, कहने का मतलब बस उसका प्रचार करना उसका काम रहता है कि उस क्षेत्र में वो काफी बढ़ चढ़कर प्रचार करे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है। अरे ये कैसा क्वेश्चन हो गया, लगाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन सही लगा रहा है कौन गलत लगा रहा है, ठीक ना। राजधानी तो तुमको याद ही होगा, लगाओ इसके आंसर क्या होगा, ठीक। इसके आंसर लगाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर लगाओ। कुछ फायदा नहीं होगा बिहार पुलिस में एनसीसी सर्टिफिकेट का। हाँ सब लोग सही लगा रहे हो, इतना आसान हलवा क्वेश्चन आ गया। गोवा की राजधानी पणजी है, वो भी पी से शुरू होता है, और ये भी आपको क्या होता है, जो है गोवा की राजधानी पणजी है, पी से शुरू होता है। बिहार की राजधानी भी कहाँ है, आपको पटना है, जो कि पी से शुरू होता है। क्वेश्चन 35 देखो, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। सेनांत नहीं होगा, सेनानी यहां पर हो जाएगा। किस फ्रीडम फाइटर, यहां पर लिख लो, फ्रीडम फाइटर ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। सबसे पहले बताओ इसमें किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था, और इन्हीं के नारा का उपयोग किए थे महात्मा गांधी। यूसुफ मेहरली ने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूसुफ ने दिया था, यूसुफ मेहरली ने दिया था, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा। और फिर आप देखोगे कि भारत छोड़ो जो है नारा आपको महात्मा गांधी जो प्रसिद्ध हो जाता है 1942 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इनमें से कौन शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है, यह बताना है। इसमें से शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है। शतरंज में 64 को घर होता है, 64 को घर होता है। अब शतरंज में देखोगे अलग अलग शतरंज के खिलाड़ी, सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ी को ही सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला था, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मिला था राजीव गांधी, जिसका नाम भी बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अब रख दिया गया, 25 लाख राशि रख दिया गया उस पर। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, कछुआ, कछुआ थोड़े ना होता है, कछुआ नहीं होता है, ठीक ना। राजा होती है, रानी होता है, सैनिक होता है, ये सब बिशप होता है, ये सब होता है। ये हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, ये सब होता है। ये कछुआ नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत में ही आप देखोगे जो खेल की शुरुआत हुआ था, ये आपको भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका आपको देखिएगा साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, आपको बताना है हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं। कछुआ। देखो अगर सबसे अधिक कोई जीव जंतु जीता है तो उसका नाम है कछुआ, ये भी याद रखिएगा। और हॉकी के जादूगर जो है, हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद को कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहे जाते हैं, ये याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद ने बहुत से गोल्ड मेडल आपको जिताया था हॉकी के क्षेत्र में।
इनका आपको जो है जीवनी का भी नाम है गोल। अब ये देखो क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, तो भारत के राष्ट्रीय खेल में अगर ऑप्शन में हॉकी दिया है और खेल दिए हैं तो आप हॉकी लगाइएगा, बट अगर दिया है कि इनमें से कोई नहीं यानी हॉकी को भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि अभी कोई राष्ट्रीय खेल भारत का है नहीं। आरटीआई के द्वारा जो आपको पता किया गया था तो इसका जवाब आया था। तो कहीं ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई ही नहीं आपको लगाना है, क्योंकि बहुत से आयोग क्वेश्चन ये सेट कर चुका है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, अभी के बारे में बात किया जा रहा है, पहले तो था हॉकी, अब नहीं है कोई राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन 38 देख लो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, यानी एक राष्ट्र एक नेता एक संविधान जो नारा दिया गया था ये आपको बताना है, जो अपने को क्या कहता था, फ्यूरर कहता था। ठीक हो गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है, ये आपको तख्ता पलट पूरा ये देखोगे संविधान ही बदल दिया था। और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, इसका नाम है हिटलर। हिटलर आप जानते हैं जर्मनी से आता है हिटलर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो ये देखो 39 देखो, इंटरनेट देखो, ये देखो ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में जो पद होता है एसटीपी आप देखोगे इंटरनेट के पते में जो पद होता है आपको जो आपको दिया रहता है छोटा सा वर्ड लिखकर एसटीपीपी, इसका मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका मायने होता है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 लगाओ, उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है ये आपको लगाना है, क्वेश्चन बताइए। उत्तर रामचरितमानस, माफ कीजिएगा, उत्तर रामचरितमानस के लेखक। अरे तुम लोग रामचरितमानस नहीं पढ़े हो जी, रामचरितमानस पढ़े हो ना, ये जो वाल्मीकि जी लिखे थे, और उत्तर रामचरितमानस कौन लिखे थे, भवभूति जी लिखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बाद में लिखा गया है, आपको देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, भवभूति जी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएंगे। उत्तर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, डी हो जाएगा, भवभूति जी द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 41 देख लो, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, लगाओ क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आई थिंक 15 दिसंबर को राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है। यह पूछ रहा है कि आपको विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। एक मिनट तुम लोग थोड़ा देख कर बताओ कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा बता सकते हो। राजेश कुमार पहले आपको वीडियो बन चुका है, उसमें देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, यहां से क्वेश्चन देखिएगा कि आपको विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को हर साल को मनाया जाता है। मुझे कोई बता सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा कमेंट में बताओ तुम लोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, लगाओ बताओ, कुछ क्वेश्चन बताओ। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखो जनवरी कौन सा लगा रहा है, ये सब अनहेरिया मारेगा, फिर बोलेगा कि सर ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। बता सकता है कोई, एनीबॉडी? नहीं 22 को नहीं, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, बहुत अच्छा। 24 अक्टूबर नहीं, 24 अक्टूबर तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है यार। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, 24 दिसंबर को, ठीक याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, देखो यहीं पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय वाला भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये बताना है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंक जो है भारत में बैंकों का बैंक यानी राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। ये जो होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, बैंक को देखता है कौन सा अपना जो है जिस मतलब नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भारत में ये बैंक जो है ये राष्ट्रीय बैंक हमारा है, इसका मुख्यालय आपको मुंबई में पड़ता है और इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, जो 1934 का एक्ट आया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय आप देखिएगा मुंबई में पड़ता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। शक्तिकांत दास अभी देखिएगा, अभी का हाल में देखिएगा इसका गवर्नर जनरल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा और कीमतें बढ़ जाएगी, ये बताना है ये कौन सी अवस्था आ जाएगा। यानी कि दाम जो हो जाएगा, मतलब कि सामान का दाम बढ़ जाएगा और मुद्रा जो होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी, तभी तो पता चलेगा ना कि इतना मुद्रा लेकर गए तब पर भी सामान बढ़िया से नहीं मिले पाए, ठीक ना। इसे कहा जाता है कौन सी व्यवस्था होता है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें आपको बढ़ जाती है। ये देखो, जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत से महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ने का मतलब कि हमारे पास पैसा तो उतना ही है लेकिन दाम बढ़ गया है वस्तु का, उसे कहा जाता है आम भाषा में मुद्रास्फीति।
मतलब इकोनॉमिकल भाषा में मुद्रास्फीति और आम भाषा में उसे महंगाई कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 देख लो, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। ये चाय के जो पौधा होता है उसका पूछ रहा है वनस्पतिक नाम क्या होता है, वनस्पति नेम बताइए, चाय के पौधे का वनस्पति नेम क्या होगा। सर आप बिहार पुलिस का पेपर निकाले हैं क्या, आप रिप्लाई दीजिए। अब तो आपको क्या रिप्लाई देना है, आप पहले से जुड़े रहते तो पता हो जाता, अब हमेशा रिप्लाई देना जरूरी है। अब देख लीजिएगा टेलीग्राम पर फिर से डाल दिया जाएगा जो भी होगा। चाय के पौधे का उसमें आपको देख लीजिएगा कि कौन कौन पेपर हम निकाले हैं। या देखो चाय के पौधे के वनस्पतिक नाम क्या है, ये क्या नाम है, ये है साइनोनेसिस, थियोसाइनोनेसिस इसका नाम है, ये याद रखिए, थियोसाइनेसिस इसका नाम है, थियोसाइनेसिस इसका नाम है चाय के पौधे का, आपको वैज्ञानिक नाम बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। देखो जो भी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तुम्हारा जो होता है नाभिक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर देखो ये हो गया तुम्हारा परमाणु हो गया, ये तुम्हारे परमाणु का नाभिक हो गया। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आपको रेडियोवैसिक चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये देखो इसका जो आकार होता है ये होता है, आपको बताना है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, और ये आपको नाभिक का आकार होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब ये जो आपको परमाणु मॉडल जो दिया गया था ये आपको डाल्टन द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आपको किया था, आपको जे थॉमसन ने किया था ना। प्रोटॉन का बताओ, प्रोटॉन का आपको देखोगे गोल्डस्टेन ने किया था, बट नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ठीक ना, और न्यूट्रॉन के जो आविष्कार किया गया था ये चेडविक द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। आगे चलते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम आई थी। सर्वप्रथम औद्योगिक जो क्रांति आई थी किस देश में आई थी। औद्योगिक क्रांति में देखोगे मशीनीकरण किया गया था, यानी मशीनों का आपको बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। मशीन इस्तेमाल कर कर आप देखोगे कि जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा दिया गया। औद्योगिक क्रांति का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, ज्यादातर तो नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब अगर लोगों का व्यवसाय भी छिन गया, प्रदूषण का दृष्टि से देखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से देखा जाए। और ये देखोगे ये कहां से शुरुआत हुआ था, इंग्लैंड से। फिर इंग्लैंड ने बाजार खोजने शुरू कर दिया और वहां पर अपना माल डंपिंग करने लगा। बहुत से देश में जो आपको व्यापार चलते थे वो खत्म हो चुके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान अथवा अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान मतलब जन गण मन। सबसे पहले देखोगे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया भी गया था राष्ट्रगान। अब ये पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। अब पूछ रहा है कि राष्ट्रगान के अलावा किस देश और देश का राष्ट्रगान लिखे हैं। किसी और देश का राष्ट्रगान जो लिखे हैं 1971 में एक देश बना था, उसका नाम था बांग्लादेश। पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 1971 में ये आपको टूटकर अलग हो गया। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बंगला, ये जो लिखा गया है ये भी लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। हम लोग का जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उसे भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 47 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 देख लो, ये इब्नु बतूता, यात्री इब्नु बतूता आपको देखो कि किसके समय में आया था और कहां से आया था, कौन से बुक लिखा था, ये आपको पूछ सकता है। तो यात्री इब्नु बतूता जब आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त कर दिया था दिल्ली का। तो इब्नु बतूता आपको बताना ही आया था। सो ये देखो कि मोरक्को से आया था। इब्नु बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था और रहेला नामक बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था, रहेला नामक बुक लिखा था। ये 48 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, तड़िक चालक किस चीज की बनी होती है। जो तड़िक चालक होती है, जो तुम्हारा बिजली को सीधे ऊपर से लेकर जमीन में लेकर चली जाती है, तड़िक चालक बनाई जाती है, वो किसकी बनाई जाती है, नाइक्रोम की, सोने की, चांदी की, तांबे की। सो तड़िक चालक जो बनाई जाती है ये तुम्हें बनाई जाती है कॉपर की, यानी कि आपको कॉपर मतलब तांबे की बनाई जाती है, तांबे की। वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है कौन सा, चांदी होता है। उसके बाद तांबे का स्थान आता है, उसके बाद आपको किसका स्थान आता है, एल्युमिनियम का आता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। डी लगाकर आगे बढ़ जाना, तांबे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, लोहे पर जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको बढ़ता है। क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगेगा तो वो ऑक्सीकरण जो अपक्रिया होती है इससे क्या होता है कि बढ़ जाता है, यह भी आपको बताना है। बहुत अच्छा, क्या होता है,
बढ़ता है। बहुत अच्छा, ये क्या होता है, अत्यधिक नहीं बढ़ेगा भैया, जितना वायु में नमी होगा वही आपको उसी के साथ रिएक्शन करना पड़ता है। क्या होता है, लोहा। लोहे अगर लोहे पर ना लगे जंग, इसके लिए ग्लोनाइजेशन किया जाता है, यशदीकरण किया जाता है कि उसमें आपको जंग ना लगे। क्वेश्चन यहां देखो 51, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ये आपको बताना है कि इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा, कृषि के क्षेत्र होगा, सेवा के क्षेत्र होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में देखो कि ज्यादा लोग संलग्न है, ठीक ना, लेकिन जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान नहीं है भारत में। आपको देखो कि तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, उसके बाद आप देखोगे औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र का है, लास्ट में आपको आता है कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आपको देखोगे कि ये पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ये किसके अंतर्गत आता है, आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तुम्हारा यहाँ पर टोटल 51 क्वेश्चन आज हो गया था, टोटल 51 क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त होता है। बताओ कैसा लगा क्लास, और अच्छे से आप लोग क्लास कर लिए, बढ़िया चीज है ऐसे ही। और कम समय में क्लास हो गया, देखो कितने अच्छे से कम समय में क्लास हो गया। हल्ला गुल्ला करते हो बस।